Welcome to C Anjali Chan classes, guys. You're ready to make it easy. So, as we have completed our essay 299, and in this lecture, we are going to start with the largest, longest essay, which is essay 240 for both CA final as well as CA inter. एंड फॉर सी ए फाइनल आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से केस बेस्ड स्टडी आपकी निकलती ही निकलती है एंड देन उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है based on the relevant facts and the provision of the case. And CA इंटर वाले I will be giving you the LDR topics कि आपको ये समझने के बाद बाय हार्ट तो करने ही पड़ेंगे। सीए इंटर में भी ऐसा नहीं है कि केस स्टडी नहीं पूछी जाएगी। आजकल तो आईसीएआई दोनों ही लेवल पे केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो दिस इज माय मेन एजेंडा कि जो एडवांस लेवल का नॉलेज है मैं सीए फाइनल को दे रही हूँ, आप भी सीए इंटर वाले उसको एब्जॉर्ब करो, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि एज यू नो मैं आपको बेयर ऐसे से ही पढ़ाती हूँ। आपको बेयर ऐसे की क्या लग जाएगी, आदत लग जाएगी। अगर मैं अपनी सेल्फ फॉर्मेटेड बुक से पढ़ाऊंगी तो आपको ये लगेगा फैकल्टी ने प्रोवाइड कर दी, इससे पढ़ लेते हैं। बट जब आप एग्जाम क्लियर करके प्रैक्टिकल सिनेरियोज में जाओगे जहाँ पे आपको बेयर ऐसे को खुद इंटरप्रेट करना होगा, तो यहाँ से आप अपनी एक गुड हैबिट लेके जाने वाले हो कि वट एवर मैटर, वट एवर टेक्स्ट यू हैव स्टडीड, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट फ्रॉम द बेयर ऐसे। तो जहाँ पे भी कोई अमेंडमेंट आती है, कोई अडेंडम इशू होता है, या फिर आईसीएआई जो है गाइडेंस नोट्स निकालता है, तो यू विल नॉट बी हैविंग फियर टू कीप देम हैंडी विद यू कि आप बेयर ऐसे इसको क्या कर रहे होगे, रीड कर रहे होगे। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 240। एंड ऐसे 240 हमारा सबसे बड़ा ऐसे है फॉर बोथ द लेवल्स, whether it be CA inter, whether it be CA final। एंड फॉर CA फाइनल हमें SRE पढ़ना पड़ता है, SAE पढ़ना पड़ता है, SRS पढ़ना पड़ता है एडिशनली अदर देन essays ऑल्सो। एंड SRE क्या है हमारे लिए, अगेन नाइटमेयर है। वहाँ भी हमें 45 या शायद आई थिंक 70 पेज पढ़ने पड़ते हैं ओनली फॉर SRE 2400। तो वो बात तो हम तब की तब करेंगे। तो सीए इंटर वालों, तुम देखो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ 48 पेजेस है। तो 48 पेजेस देख के तुम्हें डरना नहीं है। एंड अगेन मैंने तुम्हें पहले बताया ही था कि जो बेयर ऐसे होता है उसमें रेप्लिका भी होती है। पहले उसको समराइज फॉर्म में लिखेंगे, समरी को फिर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में एलोबोरेट करके लिखेंगे। तो उसी के लिए, तो इजी बनाने के लिए मैं आई हूँ सीए अंजलि जैन। तो अपना ऐसे 240 है द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते हुए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इफ वी came to know about the potential fraud or the fraud actually committed। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें रूबरू होना पड़ेगा कुछ डेफिनेशंस के साथ। एज आई ऑलवेज से कि हम हमेशा बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बट जो ये ऐसे 240 है इसका बेसिक भी हमारे लिए एग्जाम में क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्जाम में हमसे ये पूछा जाएगा। इट विल बी टेस्टेड फॉर बोथ CA inter as well as CA final, and part 1 will always be the important one, and this time this will be important to fetch 4 to 5 marks because यहाँ पे अपने दो क्वेश्चन कवर होने वाले हैं 5 मार्क्स ईच। भले ही वो टर्मिनोलॉजी है बट वही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नोट्स फर्स्ट एंड देन वी विल स्टडी देम फ्रॉम आवर बुक। तो अपना ऐसे है, ऐसे 240 द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वी हैव फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्हाट इज दैट? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगी, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करेगी विद रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स, ट्रू एंड फेयर। बट यहाँ पे हमने एक नेगेटिव वर्ड जोड़ दिया, दैट इज फ्रॉडुलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको क्या कर रखा है, मैनिपुलेट कर रखा है। क्या किया हुआ है,
मैनिपुलेट किया हुआ है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज व्हाट? इट इज इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। ये क्या है? इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है। अगेन जब हमने ऐसे 200 पढ़ा था वहां पे हमने देखा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन एरर एंड द फ्रॉड। फ्रॉड इज इंटेंशनल मिस्टेक एंड एरर इज अनइंटेंशनल मिस्टेक। याद आ गया होगा। तो इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अमाउंट, या तो आपने अमाउंट को पूरी तरीके से ही क्या कर दिया, मिटा दिया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जैसे उसने कभी आपको अपनी जिंदगी से मिटा दिया था। और उसके बाद है ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर। ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर का मतलब हुआ अगेन यहाँ पे आपको इरेज कर दिया गया है, टू डिसीव द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अपनी थी डेफिनेशन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग omission of amounts and disclosure to deceive the users of financial statement। पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? Possible reason can be efforts of management to manage earnings। अर्निंग्स को कोजी कोजी पिक्चर दिखाने के लिए मैनेजमेंट ने क्या किया होगा? एफर्ट्स लगाए होंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास क्या रहेगा? या तो ऊपर जो बैठे हैं हमारे मैनेजमेंट के, दैट इज TCWG, उधर से प्रेशर होगा, या फिर मैनेजमेंट के पास ही क्या होगा, पर्सनल एजेंडा होगा, कुछ इंसेंटिव्स होंगे कि अगर वो रेवेन्यू को इन्फ्लेटेड दिखाए। अगेन हमने अपने पुराने एसेज में पढ़ा हुआ है कि मैनेजमेंट कब ऐसा कर सकती है, जब उनका बोनस स्लैब क्या हो, ज्यादा हो, राइट। तो स्मॉल एक्शंस होते हैं ये कुछ, जिसमें कि हम इन अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसके रिगार्डिंग, अजम्पशंस एंड द जजमेंट। देखो जो रूल्स है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसके साथ तो हम नहीं खेल पाएंगे। हम कहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं? अजम्पशंस एंड जजमेंट में। एंड उसकी कोई भी इलॉजिकल सी हम क्या देंगे, रैशनली देंगे, एंड उसको हम विंडो ड्रेस कर देंगे कि दिस इज द रैशनली बिहाइंड इट, दिस इज द लॉजिकल थिंग बिहाइंड इट, तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि व्हाट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं मैनेजमेंट मोटिवेशन। मैनेजमेंट का क्या मोटिवेशन रह सकता है? आप खुद बताओ, बीइंग अ रैशनल पर्सन, आपने पढ़ा ही नहीं है इस ऐसे को। अगर मैं आपको बोलूं कि जो कंपनी है वो अपने रिवेन्यू को घटा के दिखाना चाहती है, तो एक कंपनी, चलो कंपनी का छोड़ो, इस पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मान लो हम अपनी ITR भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं? इनकम टैक्स रिटर्न, जिसका कि सीजन अभी आने ही वाला है फॉर द इंडिविजुअल, द डेडलाइन विल बी 31 जुलाई, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ITR का क्या आने वाला है? डेडलाइन फॉर द इंडिविजुअल, स्टार्ट ही होने वाला ITR का सीजन। अब बीइंग इंडिविजुअल आप क्या चाहोगे कि आपको कम से कम टैक्स भरना पड़े? क्या चाहोगे? कम से कम टैक्स भरना पड़े। वैसे तो ये मेल प्रैक्टिस है कि आप किसी इनकम को अनडिस्क्लोज छोड़ दो, बाद में अगर अनडिस्क्लोज इनकम आपके पास आ गई तो वहां पे आपको इफेक्टिवली ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है इन कंपैरिजन तो जितना आपका ओरिजिनल बनता। तो यहाँ पे आप क्या करने का सोच रहे हो? टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड करने का सोच रहे हो। तो इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट अपनी कंपनी के रेवेन्यू को कम कर रही है तो वो किस वजह से कर रही होगी? अगेन जो एक कंपनी है उसको अपने प्रॉफिट पे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो प्रॉफिट कब कम होएगा? जब वो अपनी क्रेडिट साइड को घटा देगी, यानी कि इनकम साइड को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो जिस वजह से उसका टैक्स कम आएगा। तो मैनेजमेंट के पास क्या इंसेंटिव हो सकता है रेवेन्यू को रिड्यूस करने का? टू सेव द टैक्स, टू रिड्यूस द टैक्स। अगेन अगर वो इन्फ्लेट कर रही है अर्निंग्स को, रिवेन्यू को वो इन्फ्लेट कर रही है, तो उसका क्या मतलब होगा? या तो हो सकता है उसको क्या करना होगा, बैंक से लोन सिक्योर करना होगा, या फिर इन्वेस्टर्स को क्या करना होगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस। तो ये अपना क्या था, बेसिक था। ये क्या है अपना बेसिक, जिसमें कि हमने टर्म फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग समझा।
Then we are moving to the actual language, actual testability, जहाँ पे कि ICAI आपसे क्या पूछने वाला है, क्वेश्चन पूछने वाला है, दैट इज। और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, FFR। क्या बोलने वाले हैं हम, FFR। FFR में बी accomplished बाय, तीन तरीके हैं इसके, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। या तो मैंने अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर दिया है, या फिर फॉल्सिफाई कर दिया है, या फिर क्या कर दिया, उसको ऑल्टर कर दिया है। A company inflates its sale at year end by creating fake sales invoices। एक कंपनी ने क्या किया, अपनी सेल्स को इन्फ्लेट कर दिया। क्या किया, अपनी सेल्स को इन्फ्लोट कर दिया ताकि वो क्या कर सके, फेक सेल्स को बुक कर सके। फेक सेल्स के इन्वॉइसेस उसने बनाए और रिवेन्यू को क्या कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया। देन गुड्स आर नॉट एक्चुअली सोल्ड, गुड्स तो कभी एक्चुअल में बिके ही नहीं थे, GRN तो कभी इश्यू ही नहीं हुआ था। फेक सेल्स इनवॉइसेज आर जनरेटेड, फेक सेल्स इनवॉइसेज जनरेट किए थे और हमने क्या मार दिए, फेक जर्नल एंट्री मार दी, दैट इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ द रिकॉर्ड। फेक जर्नल एंट्री, अगेन हम सीए फाउंडेशन इवन क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल्स की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल्स की, दैट इज टू सेल, राइट। तो ये क्या था, मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज फोर्जिंग द डॉक्यूमेंट। फोर्जिंग मतलब कि नकली डॉक्यूमेंट बना रही है जिसमें कि आपका इनवॉइस आ जाएगा, डिस्पैच रिकॉर्ड्स आ जाएंगे टू मेक इट लॉजिकल। क्योंकि एक देखो, कोई भी इंसान जो फ्रॉड करने की हिम्मत रखता है, क्या वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर नहीं रखेगा, ऑफ कोर्स रखेगा, राइट। उसको वो लेजिटिमेट दिखाएगा, लॉजिकल दिखाएगा, तो वहां पे उसके पास फेक डॉक्यूमेंट्स भी क्या होंगे, तैयार रहेंगे। फेक इनवॉइस भी रहेगा, फेक डिस्पैच रिकॉर्ड्स भी रहेंगे, एंड इवन एक फेक डेटर भी रहेगा जो कि ऑडिटर को क्या दे रहा होगा, कंफर्मेशन दे रहा होगा। बट हियर द ऑडिटर नीड टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बीइंग अलर्ट टू द सिचुएशंस, बीइंग हैविंग द क्वेश्चनिंग माइंड, इफ यू रिमेंबर गाइस। तो यहाँ पे क्या था, कोई भी रियल ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस आर्टिफिशियली इंक्रीज द रिवेन्यू, इससे क्या होगा, रिवेन्यू भी इंक्रीज होगा क्योंकि हमने फेक सेल्स रिकॉर्ड किया है विद द फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज इनवॉइस, डिस्पैच रिकॉर्ड्स। और साथ साथ रिवेन्यू यानी क्रेडिट साइड ऑफ पीएल को हमने इंक्रीज किया है, उसकी वजह से जो प्रॉफिट भी है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट। ये आ गया आपको बैक स्टोरी समझ। अब ये क्यों किया गया है, मैनेजमेंट का क्या रैशनल है, किस वजह से उसने किया है, टू मीट द टारगेट एंड शो द बेटर परफॉर्मेंस। इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए या बैंक से लोन उठाने के लिए उसने अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके पिक्चर को क्या दिखाया होगा, गुड दिखाया होगा। तो यहाँ पे रेड फ्लैग क्या है, जिंदगी के रेड फ्लैग नहीं, ऑडिट के रेड फ्लैग। ऑडिट के रेड फ्लैग, अब रेड फ्लैग क्या होते हैं, लाल झंडा, नहीं नहीं, द सिग्नल विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि मुझे कैसे पता चल सकता है कि जो फेक रिवेन्यू है वो बुक हुआ हो सकता है, हायर एंड सेल्स स्पाइक हो गई, यानी कि सेल्स बूस्ट हो गई, अचानक से इंड्यूस हो गए बहुत सारे इन्वॉइसेस उसमें। देन उसके बाद नो डिस्पैच प्रूफ और डिलीवरी चलान, डिलीवरी चलान भी नहीं है और ना ही डिस्पैच नोट है, एंड अगेन जो डेटर है वो भी बैलेंसेस को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा मुझे, ये कुछ इंडिकेशंस रहेंगे कि जो मेरी सेल्स है वो क्या हो सकती है, फेक हो सकती है, राइट। तो दिस वाज द फर्स्ट एफएफआर, क्या था ये, फर्स्ट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक तरीका, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें मैंने आपको दिया एग्जांपल किसका, फेक सेल्स का। एंड वहां पे ऑर्गेनाइज्ड स्कीम थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को भी फोर्ज कर लिया, क्या कर लिया, फोर्ज कर लिया, कॉपी कर लिया। Then we have another thing, that is misrepresentation or omission of the information. Misrepresentation or omission of the information. अब फैक्ट क्या था,
कंपनी वॉज फेसिंग अ मेजर लीगल केस। कंपनी क्या कर रही थी, एक लीगल केस में फंसी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो कंपनी से है आउटफ्लो वो 50 सीआर जा सकता है। इट इज प्रोबेबल दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर रुपीज 50 सीआर, बट इट इज हैविंग द रिमोट चांसेस, इट इज हैविंग द रिमोट चांसेस। एंड आपको पता ही है, एज पर AS4 और एज पर इंड AS 29, अगर रिमोट चांसेस होते हैं इक्वली लाइकली होते हैं, यानी इट्स नॉट मोर देन 50%, देन वी show it as the contingent liability and it is shown under the balance sheet as a footnote, right? तो अब ये फैक्ट था, और ये मैनेजमेंट ने क्या किया, कंसील किया, छुपाया, जैसे वो तुमसे छुपाता था। नो सर्टेनिटी ओवर लीगल केस येट गोटन, कोई सर्टेनिटी हमें अभी तक नहीं मिली है। व्हाट्स हैपनिंग, लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, भले ही वो कंटीजेंट क्यों ना हो, एग्जिस्ट करती है। उसने कुछ किया ना हो, बट डाउट एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से कंटीजेंट लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट हाइड करती है उसको, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, एक स्ट्रॉन्गर पिक्चर दिखाई गई है कि हमारे पास तो ऐसी कोई केस नहीं है, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। तो यूजर इससे क्या हो गए, मिसलीड हो गए। यहाँ पे तो हालांकि रिस्क है कि एक साथ में 50 सीआर अगर हिट कर जाएगा पीएल को, तो वहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में भी चेंज हो सकता है, राइट? तो इम्पेक्ट करेगा किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो कि स्ट्रॉन्ग एक्चुअल में नहीं थी, खोखली थी अंदर से। तो यूजर इससे क्या हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे। और इन्होंने किया क्यों था, टू अवॉइड पैनिक अमंग द इन्वेस्टर। अब 50 सीआर का कोर्ट केस चल रहा है, तो बीइंग एन इन्वेस्टर मैं परेशान हो जाऊंगी ना। बीइंग एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, कि मैंने इस कंपनी में अपने पैसे लगाए थे और वो क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो पैनिक को क्रिएट ना करने के लिए मैनेजमेंट ने ऐसा किया हो सकता है, टू मेंटेन द शेयर प्राइस और क्रेडिट रेटिंग। या फिर शेयर प्राइस आज कंपनी का 100 चल रहा था, वो नहीं चाहती थी कि अगर कोर्ट केस यहाँ पे आ गया तो वो 50 भी हो सकता है। यू नो ना कि जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करते हैं, जो सिर्फ फैक्ट्स है, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। दैट इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस आल्सो इम्पैक्ट माय शेयर प्राइसेस, राइट? तो इसीलिए उन्होंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा। या फिर उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है, A+, A++, AAA, ऐसी कुछ रेटिंग्स होती है जो कि क्रिसिल और इकरा देती है। वी हैव सम रेटिंग एजेंसीज, क्रिसिल एंड इकरा। तो क्रेडिट रेटिंग भी उससे इम्पैक्ट हो सकती थी, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट हैजंट डिस्क्लोज्ड दीज थिंग्स। फिर है यहाँ पे रेड फ्लैग क्या हो गए, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, कि उन्होंने ओमिट किया है। अब हम ठहरे ऑडिटर, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या दिखा, हाई लीगल एक्सपेंस दिखे, बट उस लीगल एक्सपेंस सॉरी बट उस लीगल एक्सपेंस का डिस्क्लोजर नहीं था। क्या नहीं था, डिस्क्लोजर। डिस्कशन विद लॉयर्स नॉट मैचिंग विद द डिस्क्लोजर। और जो डिस्क्लोज किया गया था, हमने लॉयर से भी इंक्वायरी की थी, इन हाउस लीगल काउंसिल से, तो वहां पे वो मिसमैच कर रहे थे। that मैनेजमेंट रिलेक्टेंट टू शेयर द लीगल डिटेल्स, एंड मैनेजमेंट भी अपने आप को रोक रही थी, हमें बार बार मना कर रही थी दैट वी आर नॉट हैविंग दोज डिटेल्स, हम आपको शेयर नहीं करना चाहते, इट विल बी कॉन्फिडेंशियल फॉर अस, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, कुछ रेड फ्लैग हो जाएगी। फिर उसके बाद द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट वॉज इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसका हमने क्या किया, मिस एप्लीकेशन कर दिया। यानी अप्लाई किसी तरीके से करने थे, बट अप्लाई किसी और तरीके से कर दिया। कंपनी ट्रीट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हुआ, कंपनी ने किया तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, यानी कि रोजमर्रा वाला खर्चा किया था, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी किया था,
बट उसको हमने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। और कैपिटलाइज करने का क्या मतलब होता है, वी आर एडिंग सच एक्सपेंस टू दी वैल्यू ऑफ द एसेट। राइट गाइस, आपने ये AS10 में भी पढ़ा होगा एंड CA फाइनल वालों ने इंडेस 16 में पढ़ा होगा एंड अगेन AS26 में पढ़ा होगा इंटेंजिबल एसेट के केस में CA इंटर वालों ने, एंड CA फाइनल वालों ने किस में पढ़ा होगा, इंडेस। एंड इट्स अ होमवर्क फॉर यू। यस आई नो कि इसका नंबर ऑफ इंडेस कौन सा है इंटेंजिबल एसेट्स को लेके, तो बट आई वॉन्ट कि आप ही मुझे बताओ, ठीक है। और मैंने AS भी ठीक बोला है कि नहीं, वो भी आप मुझे कंफर्म करने वाले हो। तो मिस अप्लाई कर दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। कंपनी ट्रीट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। 10 lakhs का स्पेंड किया था ऑन दी रिपेरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। अब आपको भी पता है कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है एज पर AS10 एज पर इंडेस 16, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। हम उसको डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ पे राइट ऑफ कर देते हैं, PL में राइट ऑफ कर देते हैं, पी सॉरी एक्सपेंस ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ और एक्सपेंस ऑफ वर्ड में बहुत डिफरेंस है, ये भी हम आपको कभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अभी फिलहाल के लिए R&M एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया इन दी PL। ठीक है, होना ऐसा चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने क्या किया, मिस अप्लाई कर दिया कॉन्सेप्ट को एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया टू द वैल्यू ऑफ द मशीन एंड एंट्री क्या लगा दी, मशीनरी टू कैश बैंक, विच इज टोटली रॉन्ग। तो होगा क्या, एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया गया इंटेंशनली, इससे क्या होगा, एक्सपेंस मेरे घट गए होंगे, प्रॉफिट बढ़ गया होगा, गुड पिक्चर दिख गई होगी, इन्वेस्टर अच्छे से आएंगे मेरे पास, एसेट की वैल्यू में भी इंक्रीज हो गया होगा, यानी उधर से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज, उधर से एसेट इंक्रीज, और एक्सपेंस तो कभी PL में आया ही नहीं। Widen to show higher profitability to meet the loan covenants। ऐसा भी हो सकता है कि हमने हायर प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है लोन कोवेनेंट को मीट करने के लिए। लोन कोवेनेंट में एक जो मेरी शर्त हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपका रिवेन्यू जो आपका जो प्रॉफिट है रिवेन्यू का इतना परसेंटेज होना चाहिए, तो वी विल बी अलाउंग यू टू हैव दैट रिपेमेंट शेड्यूल। तो दैट कोवेनेंट के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, जिसके तहत मैनेजमेंट ने क्या किया होगा, मिस अप्लाई किया होगा, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस उसने अडॉप्ट कर ली होगी टू गेट द लोन पास बाय द बैंक। बैंक क्या कर दे, उस लोन को सैंक्शन कर दे। इसके क्या रेड फ्लैग हो गए, अगेन रेड फ्लैग का क्या मतलब है, इंडिकेशंस किस चीज के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत तरीके से रिपोर्ट की गई है इस चीज के। अनयूजुअल इंक्रीज हो गया, फिक्स्ड एसेट में क्या हो गया, अनयूजुअल इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद लो रिपेयर एक्सपेंस कंपेयर टू द प्रायर। पिछले साल जो R&M एक्सपेंसेस थे वो मेरे 1 CR के थे, और अब वो घट के कितने हो गए, 60 लैक्स के हो गए। एक बार को 90 लैक्स हो जाते या 80 लैक्स हो जाते तो इतना दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट 1 CR से 60 लैक्स हो गए, कैसे, हाउ, यही चीज ऑडिटर पूछेगा मैनेजमेंट से। फिर उसके बाद सपोर्टिंग इनवॉइसेस शोइंग रूटीन रिपेयर्स, और जो सपोर्टिंग इनवॉइसेस थे जहां पे हमने खर्चा किया था वो तो रूटीन रिपेयर्स ही मुझे दिखा रहे थे, बट स्टिल मैनेजमेंट हैज एडेड द अमाउंट टू द वैल्यू ऑफ द एसेट, बट ऐसा नहीं करना था। तो दीज वर दी 3 थिंग्स, एंड इसी को हम अपना टेक्स्ट से पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे, BRS से पढ़ेंगे। ये क्या, डायरेक्ट पेज नंबर 14 पे आ गए हम, पहला पेज हमने पढ़ा ही नहीं। आई नो कि आपको कौन सी सीक्वेंस में पढ़ाना है और किस तरीके से आपको समझ आने वाला है, दैट्स व्हाई वी हैव जंप्ड डायरेक्टली टू द पेज नंबर 14 ऑफ द BRS 240। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहाँ पे बात करेंगे। अब जो मैंने तुम्हें नोट्स में लिखवाया था वही रिपीट होने वाला है, तो यू कैन सी कि हम एक ही चीज को 2 बार अपने लेक्चर में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एंड तीसरी बार आपको करना है। रिटर्न प्रैक्टिस के साथ तो ऑडिट आपकी स्ट्रॉन्ग कैसे नहीं बनेगी, ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और जो बताएगा माशाल्लाह तुम आओगी।
तो fraudulent financial reporting involves intentional misstatement, including omission of the amount or disclosure in financial statement to deceive financial statement users. Fraudulent financial reporting (FFR) क्या है? अगेन मैं नोट्स पे लेके चलती हूँ। इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है, ओमिशन ऑफ अमाउंट है या फिर डिस्क्लोजर है। ये हमने देखा। इट कैन बी कोज्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट टू मैनेज द अर्निंग्स इन ऑर्डर टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर परसेप्शन एज टू द एंटिटीज परफॉर्मेंस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। परफॉर्मेंस मतलब कि पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, एंड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पोजीशन फॉर द पीरियड। ठीक है। Such earnings management may start out with small actions or inappropriate adjustment of the assumptions and change in judgment by the management. Pressure and incentive may lead these actions to increase to the extent that they result in FFR. Such a situation could occur when due to pressure to meet the market expectations, यानी कि इंडस्ट्री में आपको गुड पिक्चर दिखानी है, अपने शेयर प्राइसेस को आपको मैक्सिमाइज करना है, उसको आपको गिरवाना नहीं है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी ही रहनी चाहिए जिस पे हम हैं या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, और डिजायर टू मैक्सिमाइज कंपनसेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। प्रॉफिट जितना हायर उतने हायर स्लैब ऑफ परसेंटेज ऑफ बोनस मैनेजमेंट को मिलने वाला था, ये बोला है। In some entities, management may be motivated to reduce the earning by material amount to minimize the tax to inflate earnings to secure the bank finance. यहाँ पे नोट्स में कुछ हमने अलग पढ़ा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि अब FFR को हम किस तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। हाउ वी विल बी अकॉम्प्लिशिंग द FFR। FFR मतलब कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला इसमें आएगा मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। हमने क्या किया, या तो मैनिपुलेट किया है या फॉल्सिफाई किया है या फिर अल्टर किया है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड। जिस चीज से हमने एफएस को बनाया है उसी को हमने क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, फॉल्सिफाई कर दिया, अल्टर कर दिया। देन मिसरिप्रेजेंटेशन इन और इंटेंशनल ओमिशन फ्रॉम, या तो हमने मिसरिप्रेजेंट कर दिया या फिर हमने जानबूझ के ओमिट कर दिया है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इवेंट ट्रांजैक्शन और अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर। पहले के लिए तो हमने फेक सेल्स का एग्जांपल लिया था, देन सेकंड के लिए हमने लिया था लीगल केस का एग्जांपल। किसका लिया था, लीगल केस का एग्जांपल। देन intentional misapplication of the accounting principles relating to amount classification, manner of presentation or disclosure। और मैंने यहाँ पे आपको मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अमाउंट को लेके क्या दिया एग्जांपल, जो कि हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दिया इनटू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। तो ये कुछ 3 तरीके हैं हमारे कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को फ्रॉडुलेंट बना सकते हैं। मैनिपुलेट, फॉल्सिफाई एंड ऑल्टर दी बुक्स ऑफ अकाउंट के रिकॉर्ड, फिर उसके बाद मिस रिप्रेजेंट कर दिया या फिर इंटेंशनल ओमिशन है या फिर इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन है किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो यहाँ पे आई शुड मेक यू राइट द एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल लिया, फेक सेल्स का लिया। फेक सेल्स में भी हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को, सपोर्ट्स को, सपोर्टिंग डॉक्स को क्या कर दिया, फोर्ज कर दिया, नकली बना दिया। फिर उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन, हमने क्या कर दिया, इंटेंशनल ओमिशन ऑफ द लीगल केस, ओमिशन ऑफ लीगल केस डिस्क्लोजर। देन वी हैव इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन में हमने किसका एग्जांपल लिया, रैव एक्सपेंस हैज बीन क्लासिफाइड। चलो तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में लिखवा देते हैं। ओपेक्स हैज बीन प्रेजेंटेड एज कैपेक्स, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमने क्या दिखा दिया, कैपिटल एक्सपेंस दिखा दिया। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ओपेक्स एंड कैपेक्स वर्ड यूज करते हैं। एंड हाउ डू आई नो इट, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड इन भारती एयरटेल। वहां से मैंने अपनी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल वर्ड्स के साथ रूबरू ऑलरेडी हूँ। ओपेक्स एंड कैपेक्स बोला जाता है। वहां पे अपना बेसिकली एफपीए का काम होता था, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का होता था। अब ये समझ लो
मैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हूँ, तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो इस ऐसे को बिल्कुल मत छोड़ना। यू शुड स्टडी फ्रॉम मी ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर ऐसे। ऐसे 240। एंड 240 का अगेन अपना नाम क्या था, एंड वाई वी गोना रिपीट दिस, क्योंकि इसका भी हमें अलग से एक नंबर मिलता है। ऐसे 240 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज का अपना टॉपिक था एफ एफ आर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एफ एफ आर, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका हमने बेसिक देखा, एंड वो भी एग्जाम में टेस्ट होता है। अब कल हम ये देखने वाले हैं कि हाउ मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल्स, और ये भी किसका पार्ट है, एफ एफ आर का। हाउ मैनेजमेंट ओवरराइड द कंट्रोल्स, ये एफ एफ आर का पार्ट है, एंड इसी को हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। So till then, good night, have a good day, have a good rest of night, and keep revising this stuff.